केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक है। हाईकोर्ट में सुनवाई तक फिलहाल जमानत पर रोक है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई तक जमानत पर रोक है। ये जानकारी मिल रही है। आज रिहा होना है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि ट्रायल कोर्ट की तरफ से कल जमानत, लेकिन जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक उनकी जमानत पर रोक है। केजरीवाल की जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है ईडी की तरफ से, और ये कहा गया है कि जमानत केजरीवाल को नहीं मिलनी चाहिए। अब हाई कोर्ट में सुनवाई तक केजरीवाल की जमानत पर, उनकी बेल पर रोक है। अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का आगे क्या होता है। क्या वो रिहा होते हैं, आज ही रिहा होती है, आज ही रिहाई होती है, क्योंकि 18 दिन बाद एक ऐसा मौका आ रहा है जो उनके लिए राहत की खबर कल ट्रायल कोर्ट से सामने आई। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, हाई कोर्ट में सुनवाई तक जमानत पर रोक है। यही बात जितेंद्र शर्मा से समझते हैं। जितेंद्र, क्या कुछ हाई कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो एसवी राजू है, जो कि एएसजी, उन्होंने साफ तौर पर हाई कोर्ट के अंदर कहा कि दरअसल उनकी बात को विस्तृत रूप से नहीं सुना गया, यानी कि लोअर कोर्ट में अपनी दलीलें पूरी नहीं कर पाई कि इससे पहले ही अदालत की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई। तो ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे, जिसको हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और 15 मिनट के अंदर तमाम इस केस से जुड़ी फाइलें कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया, और उसके बाद ही लोअर कोर्ट में आगे की कार्रवाई चलेगी। तो जो आदेश आया है उसका मतलब यह है कि लोअर कोर्ट में तब तक सुनवाई अब आगे नहीं होगी जब तक कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है। तो फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि इसके दो मायने हैं। एक तो कहा जा सकता है कि दरअसल जो लोअर कोर्ट में अभी थोड़ी देर बाद सुनवाई होनी थी, जो आदेश पारित होना था और जो अपलोड किया जाना था और जो बेल बॉन्ड भरा जाना था, वो कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक कि हाई कोर्ट के अंदर इस मामले पे सुनवाई शुरू नहीं हो जाती है। जी ठीक है, जितेंद्र आपके पास आएंगे। और जितेंद्र भाटिया हमारे साथ इस वक्त सीएम आवाज से लाइव जुड़े। जितेंद्र, वहां तो तैयारियां चल रही थी तमाम नेताओं के बीच में कि आज अरविंद केजरीवाल रिहा होने वाले, लेकिन यह बड़ी खबर आ गई है, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जमानत पर रोक लगा दी गई है सुनवाई तक। क्या हलचल अब वहां पर है? बिल्कुल, देखिए इसको अगर आप देखें तो सिर्फ ये तब तक के लिए है कि आदेश की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो बेल की प्रक्रिया होती है, वो भी रुक गई है जब तक कि हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता है। ये कहना पूरी तरह ठीक नहीं होगा कि क्या जमानत के आदेश पर रोक लग गई है, लेकिन सिर्फ ये फौरी तौर पर है। दूसरी तरफ देखिए, आम आदमी पार्टी भी इस बात को लेकर तैयार थी, जिस तरह से ईडी कल ही कह रहा था कि वो हाईकोर्ट जाएगा। अब देखिए ये सब हुआ क्यों है, क्योंकि जो ईडी की तरफ से पेश हुए थे एसजी एसवी राजू, उन्होंने कोर्ट को कहा कि उनको पूरी तरीके से सुना नहीं गया। वो इस मामले में रिटर्न सबमिशन देना चाहते थे, जबकि जज ने उनको बोला कि आप जल्दी से अपनी जो बातचीत है कह लीजिए। तो ऐसे में उनको सुनवाई का पूरा मौका नहीं मिला, तो उनको जो है बात रखने का मौका नहीं मिला। ऐसे में बेल ऑर्डर आया है तो उस पर रोक लगाई जाए, ये मांग की गई ईडी की तरफ से। तो वहीं पर अभिषेक मनु सिंघवी वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए थे और उन्होंने इस बात का विरोध किया। हालांकि देखिए इस मामले में अभी तक बेल का जो आदेश है वो नहीं आया है, यानी कि ईडी को नहीं पता कि किस ग्राउंड पे हमें चैलेंज कर रहा है। साधारण सी बात आप जितेंद्र भाटी समझाइए, एक बड़ी साधारण सी बात बताइए जितेंद्र भाटी, कि जो कहा जा रहा था कि आज आ सकते हैं जेल से बाहर, तिहाड़ से बाहर, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस रोक के बाद, ये आप समझा दीजिए। बिल्कुल, देखिए आपकी बात एकदम सही है और हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते होंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल आज बाहर आ पाएंगे नहीं। देखिए इस पर निर्भर करता है कि अगर ये सुनवाई बहुत लंबी चलती है और लंबी चलने के बाद में आज कंक्लूड नहीं होती है या कोर्ट अपना आदेश सुरक्षित रखता है, तो उस आदेश के आने तक ये बेल ऑर्डर जो है, जो राउजेंट कोर्ट की तरफ से गुरुवार को बेल मिली है, वो लागू नहीं होगी जब तक आदेश नहीं आता। अगर आदेश आता है कि कोई स्टे नहीं लग रहा है तो अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, और अगर इस पर रोक लग जाती है तो अरविंद केजरीवाल को अभी जेल के अंदर ही रहना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी जो उम्मीद कर रहे थे कि वो शाम तक रिहा हो जाएंगे, वो और देर हो सकती है, वो अगले दिन भी टल सकती है। बड़ी बात यही है कि जो बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया थी वो थम गई है। ठीक है, बड़ी जानकारी जितेंद्र भाटी हमें बता रहे हैं कि बेल ऑर्डर अभी नहीं आया है, और इस वजह से ये जो जब तक सुनवाई नहीं हो जाती कोर्ट में तब तक जमानत जो है फिलहाल, तभी कहा जा रहा है फिलहाल। जितेंद्र शर्मा और बताएंगे, हमें ज्यादा जानकारी देंगे कि बेल ऑर्डर कब तक आ सकता है। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? क्या आज भी ये सस्पेंस है कि अरविंद केजरीवाल आज रिहा हो पाएंगे जेल से? जितेंद्र शर्मा, बिल्कुल, जैसे कि हमारे सहयोगी जीत भाटी ने बताया कि अब से कुछ देर बाद, हालांकि जी बिल्कुल, देखिए आपके ऑडियो में काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ तक मैं आपकी आवाज़ को समझ पा रहा हूँ
उससे जैसे कि भी जीत भाटी बता रहे थे कि जो बेल ऑर्डर था वो तब तक पारित नहीं होगा अब जब तक कि हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। तो लिहाजा जो आम आदमी पार्टी के वकील थे, जो ईडी की तरफ से वकील थे, वो तमाम लोग राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, उस पर रोक लग गई है। तो लिहाजा अभी कोर्ट के अंदर इस मामले पर कुछ भी यानी कि प्रक्रिया नहीं चल रही है जब तक कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। क्या बताया जा रहा है, सुनवाई कब तक चलेगी? कल पूरी होती है तो कहा जा सकता है कि तब तक अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद ये जब सुनवाई शुरू होगी उसके बाद ये पता चल पाएगा आखिरकार ये सुनवाई कितनी लंबी चलती है, हाई कोर्ट इस पर अपना क्या रुख अख्तियार करता है, किस तरीके का आदेश देता है। बिल्कुल, ये निर्भर करेगा अदालत पर कि आखिरकार ये सुनवाई कब तक रहती है, कब तक चलती इस पूरे मामले पर। लेकिन ये बात अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कि जब तक आज सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक रोक लगाई गई है। ट्रायल कोर्ट की तरफ से जो फैसला था, जमानत पर रोक लगाई गई है। अब देखिए हमारे साथ शाजिया अलमी बीजेपी से जुड़ गई है और साथ ही साथ रितु चौधरी हमारे साथ है कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शाजिया अलमी जी, सवाल तो आपसे ये कि देखिए आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तैयारी कर रहे थे कि आज ही अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे तिहाड़ से, लेकिन ये जो खबर आ गई है जमानत पर रोक लगा दी गई है सुनवाई तक दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, आपका पहला रिएक्शन इस पर क्या होगा? देखिए सारी अदालती कार्रवाई है और इससे जाहिर सी बात है मेरा कुछ ना तो मुझे कुछ कहना है ना मेरे लिए कोई खुशी या दुख की इसमें बात है। लेकिन सब जानते हैं कि बाकायदा शराब घोटाला हुआ है और अगर केजरीवाल जी को जमानत मिले या ना मिले और जमानत मिल भी जाए और उसको वो समझे कि वो उनकी रिहाई है और अगर पूरी पार्टी इस तरह से इस बात को इस्तेमाल करे कि वो कसूरवार है ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं है तो ये गलत होगा। क्योंकि आप देखिए मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में है कि कविता को बाहर बेल नहीं मिली है और उसके अलावा जितने भी चाहे वो दिनेश अरोड़ा हो, अमित अरोड़ा हो, शराब के जितने भी विक्रेता हों, ये होलसेलर्स हों, उन बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। चाहे इसमें विजय नायर भी क्यों ना हो जो कि विजय उनके मीडिया सलाहकार हैं। तो ये कह देना है जी क्योंकि जमानत का ये मतलब है कुछ हुआ ही नहीं है तो पूरी तरह से गलत होगा। दूसरी और जरूरी बात, क्योंकि उन्हें जमानत मिली, कम से कम वो दुनिया समझे और आम आदमी पार्टी समझे, हालांकि वो समझते हैं लेकिन बेवकूफ बनाते हैं कि सारा कुछ नियंत्रण भाजपा कर रही है। भाई अगर भाजपा कर रही होती तो उनको चुनाव के दौरान क्यों मौका मिलता बाहर आने का, जमानत मिलने का? कल ट्रायल कोर्ट में उनको क्यों मिलती जमानत? ये सोचने वाली बात है। तो अब आप देखिए अपने ही आप को वो झूठा साबित कर रहे हैं क्योंकि उनको बेल की बात, बेल भी मिली कर। ठीक है, हमारे साथ रितु चौधरी भी हैं कोर्ट में, जैसे आप बता रहे हैं। शाजिया जी हमारे साथ रितु चौधरी में जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से भी और आम आदमी पार्टी से भी, लेकिन एक बड़ी खबर है उसके बाद मैं रितु जी आपके पास आ रही हूँ। ईडी के हाईकोर्ट जाने पर आम आदमी पार्टी का बयान आ गया है। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईडी किस ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट गई है, ये आम आदमी पार्टी पूछ रही है, सवाल पूछ रही है। अभी तक ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है किस ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट गई है ईडी, जबकि ईडी का ये कहना है कि बहस और लिखित जवाब का मौका नहीं मिला है। इसी बारे में और ज्यादा जानकारी जितेंद्र भाटी दे रहे हैं। जितेंद्र, आम आदमी पार्टी ने एक सिरे से आरोप लगाया कि अभी तक ऑर्डर जारी नहीं हुआ, तो किस ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची है ईडी? बिल्कुल, देखिए जो सवाल है बेहद लाजमी है क्योंकि देखिए आदेश आया नहीं, आप आदेश को चुनौती देना चाहते हैं और आदेश आया नहीं है तो आप चुनौती किस चीज़ को दे रहे हैं, यही बात है। और ये बात हमने पहले ही बताई कि ईडी ने कोर्ट में जाके सिर्फ इतना कहा कि हमें पूरी तरह सुना नहीं गया। जब हम दलील रख रहे थे तो हमसे कहा कि अपनी दलीलें आप जल्दी से पूरी कर लीजिए। जो हमने कहा कि रिटन सबमिशन देंगे यानी कि लिखित जवाब दाखिल करेंगे तो उसकी भी अनुमति नहीं दी गई। तो ईडी ने सिर्फ एक ही बात बोली है कि हमें सुना नहीं गया, लेकिन जिन तथ्यों पर, जिन बिंदुओं पर जमानत दी गई वो क्या है ये भी किसी को नहीं पता है क्योंकि आदेश की कॉपी ही नहीं आई है। तो आम आदमी पार्टी भी यही सवाल उठा रही है। सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया और कहा है कि आखिर जब आदेश की कॉपी नहीं है, आपको पता ही नहीं किस आधार पर ये जमानत मिली है, तो आप किस चीज़ को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंचे हैं। तो इस पर ईडी की मंशा पर, केंद्र सरकार की मंशा पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखना होगा क्योंकि अब पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ रुख कर चुका है और आज जो जमानत है उस पर रोक भी लगा दी गई है सुनवाई तक। इस पर आगे क्या होगा, हर एक खबर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। TV9 पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बहुत बड़ा बयान आ गया है। पटना पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान से सवाल हुआ और हाई लेवल कमेटी NTA की जांच करेगी, ये कहा धर्मेंद्र प्रधान ने। TV9 ने पटना में पेपर लीक का खुलासा किया। आपको हमने कई लेवल की जो जांच चल रही है उसके बारे में अहम खुलासे बताए।
टीवी 9 के खुलासे के बाद पटना पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। धर्मेंद्र प्रधान ने, शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो जेन्युइन लाखों बच्चे हैं उनको दिक्कत तो नहीं होगा, यही सबसे ज़्यादा चिंता है। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है। टीवी 9 भारतवर्ष में इस पटना का जो केस है उसको लगातार पिछले 5-6 दिनों से हम रोज़ खुलासे कर रहे हैं, नए नए चीज़ खुलासे कर रहे हैं। तो आप तक वो चीज़ें कुछ पहुंची है पटना से, क्या व्यक्तिगत तौर पे आपको जानकारी हो? और जो गेस्ट हाउस कांड हुआ है, जो गेस्ट हाउस बुक किए गए हैं, उसको लेकर कुछ जानकारी मिली क्या? पटना पुलिस और भारत सरकार की शिक्षा विभाग के अधिकारी, गृह विभाग के अधिकारी निरंतर संपर्क में हैं। दोनों मिलके इस समस्या की अंत तक पहुंच चुके हैं। एक निर्णायक स्थिति में हम पहुंचे हैं। कार्रवाई भी होगा उनके ऊपर। जो गुनहगार है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, एक प्रश्न जो सबके मन में उठ रहा है, आज की तारीख में उठ रहा है एनटीए को लेकर, कि एनटीए की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है या कुछ गड़बड़ी है उसमें, और लाखों बच्चों का भविष्य से जुड़ा होता है। तो क्या एनटीए को लेकर कोई कदम उठाने जा रहे हैं? एक बात आपने कही जरूर कि वहाँ एक हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो अधिकारी अगर शामिल हैं, अगर इस तरह की कोई सूचना हो तो बताएं कृपया। देखिए, दो अलग अलग विषय एनटीए को लेके। अभी ये घटनाक्रम में एनटीए की जो भी कोई व्यक्ति होगा, संश्लिष्ट होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। एनटीए के बाहर भी कोई होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई सेंटर में कोई और लोग थे, कोई अन्य कामों में थे, जो गिरोह काम करते, पटना पुलिस गिरोह को पकड़ा है। इस प्रकार की पाप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी लोग संश्लिष्ट होंगे, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाकी रहा एनटीए को आधुनिक बनाना, समय के हिसाब से बनाना और उसको आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाना, उसके लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता है। सरकार उसी खुले मन पे एक विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स की हाई लेवल कमेटी बनाएगी। उस कमेटी एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शन, एनटीए की एग्जामिनेशन प्रोसेस, एनटीए की डाटा मैनेजमेंट, एनटीए में ट्रांसपेरेंसी, सारा विषय में ध्यान देगी। उनको मैंडेट दिया जाएगा और एक्सपर्ट्स उसके ऊपर एक न्यूट्रल व्यू देंगे। विश्व में जैसे परीक्षाएं होते हैं, क्यों हम उस स्तर पे परीक्षा आज भी हम ना कराएं? भारत के बच्चों को उस प्रकार की कंपटीशन में लाया जाए। भारत की सामान्य पृष्ठभूमि के बच्चा एक पारदर्शी तरीके से परीक्षा दे, उसके लिए एनटीए को जो रिफॉर्म कहा जाएगा वो करवाया जाएगा। एक प्रश्न और, जो लोग कह रहे हैं कि कल नेट का जो है एग्जाम कैंसिल हो गया और बहुत त्वरित गति से आपने फैसला लिया, लेकिन एनटीए इतने दिनों से चला आ रहा है, उस पर फैसला नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। एनटीए, मैंने कहा ना, पिछले बार 1,30,00,000 बच्चों की परीक्षा किया है, इस बार 80 लाख बच्चों की परीक्षा कर चुकी है। एक संस्था में सुधार निरंतर आवश्यकता है। फैसला तो हम ले लिए हैं, सुधार किया जाएगा, उसमें कोई समय खराब नहीं किया जाएगा। और बाकी नेट यूजीसी में प्रमाण आया, उसमें तो कार्रवाई करना ही पड़ेगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि एनटीए में जो भी रिफॉर्म होगा वो किया जाएगा, कोई किसी भी वरिष्ठ पद पर क्यों ना हो, अगर गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई की जाएगी। तो पटना पेपर लीक मामले की भी इस बीच बात की जाए, इसका भी जिक्र किया गया, सवाल पूछा गया और इस पर बड़े खुलासे क्या हमारे संवाददाता रुपेश कुमार के बड़े खुलासे इस वक्त आपको बता रहे। पहला बड़ा खुलासा, सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड सिकंदर कुमार यादवेंदु। दूसरा बड़ा खुलासा क्या है, सिकंदर यादवेंदु के नाम से सरकारी गेस्ट हाउस की बुकिंग की गई। तीसरा बड़ा खुलासा आपके सामने, गेस्ट हाउस रजिस्टर से सॉल्वर गैंग के ठहरने के सबूत मिले, हमने आपको सबसे पहले दिखाया। चौथा बड़ा खुलासा, गेस्ट हाउस बुकिंग में मंत्री की क्या भूमिका है, जो मंत्री जी लिखा गया था अनुराग यादव के नाम के साथ। और पांचवा बड़ा खुलासा, पेपर के बदले 40-40 लाख की रकम को लेकर सौदेबाजी की गई। निधि,
जी हाँ, और एक छठा बड़ा खुलासा आपको बता दें, सॉल्वर गैंग के सदस्यों के नाम पोस्ट डेटेड चेक हुए जो सामने आए। वो पोस्ट डेटेड चेक रूपेश कुमार ने दिखाए। पेपर लीक पर आरोपियों का कबूलनामा सामने आया। एक एक करके आरोपियों ने कबूल किया कि हाँ धांधली हुई। आरोपियों के ठिकाने पर जले हुए प्रश्न पत्र तक मिले। ये बड़ा खुलासा रूपेश कुमार ने किया। 9वां बड़ा खुलासा, कमरे से पासबुक, एटीएम कार्ड भी बरामद हुए। और इस मामले में 10वां बड़ा खुलासा जो रूपेश कुमार ने किया, सिकंदर यादवेंदु के सियासी लिंक भी सामने आए हैं। तो पटना पेपर लीक पर TV9 के खुलासे का असर भी क्या हुआ है, कैसे सियासी गहमा गहमी लगातार देखी जा रही। बिग बॉल का हम रुख करें, सीधे आप यहां पर देखिए। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच है तेज हो गई। बिहार ईओयू जांच तेज कर रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी। हमने कल देखा कैसे विजय सिन्हा ने जो जिक्र है आरजेडी का किया और तेजस्वी यादव का किया। सरकारी गेस्ट हाउस के 3 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। यह असर होता हुआ रूपेश कुमार हमारे संवाददाता के खुलासे के बाद। जी और गेस्ट हाउस के मंत्री का नाम सामने है। गेस्ट हाउस के रजिस्टर में मंत्री जी करके नाम लिखा गया था जो बुकिंग कराई गई कमरे की। एनटीए के डीजी को शिक्षा मंत्रालय ने तलब किया। इस मामले में कार्रवाई लगातार हो रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने डिटेल रिपोर्ट इस मामले में मांगी है और ये TV9 भारतवर्ष ने आपके सामने खुलासे किए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हमारे खुलासे पर यह भरोसा दिलाया कि कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ शाज़िया अलमी है, बीजेपी प्रवक्ता। रितु चौधरी हमारे साथ जुड़ रही है, कांग्रेस प्रवक्ता। सारिका पासवान हमारे साथ आरजेडी से है और शोभित गुप्ता है जो कि कोचिंग संचालक है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना से हमारे संवाददाता रूपेश कुमार भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर नहीं थी। क्या बड़ी खबर यह है कि TV9 के खुलासे के बाद बिहार में जांच तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के पीएस से पूछताछ अब होगी प्रीतम से। प्रीतम यादव को नोटिस भेजेगी ईओयू जो ये यूनिट काम कर रही है। बिहार के प्रीतम यादव पर आरोप लगाए गए थे। कल जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनकी तरफ से कई आरोप लगाए गए थे। और अब रूपेश और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रूपेश, कब तक नोटिस भेजा जा सकता है तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव पर? यादव को कब नोटिस भेजा जा सकता है? देखिए TV9 भारतवर्ष ने 10 बड़े खुलासे किए और 10वां बड़ा खुलासा भी अपने अंजाम तक पहुंचना बाकी है। और जिस तरह से खुलासा हुआ कि गेस्ट हाउस कांड में मंत्री जी कौन हैं, किनकी पैरवी पर वहां पर सिकंदर यादवेंदु जो इस पूरे प्रकरण का किंग पिन है, पेपर लीक प्रकरण का किंग पिन है, उसके संबंध किससे हैं, उसको किसने फ़ोन किया, किसने मैसेज किया, किसने कमरे बुक करवाए। और वो कमरा बुक करवाया गया जहां पर अभ्यर्थी ठहरा, वो पूरी रात वहां पर क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर रटता रहा। यानी कि वो एक केंद्र था, वो जो गेस्ट हाउस है वो केंद्र था। वो गेस्ट हाउस किसके कहने पर बुक हुआ? प्रीतम यादव के कहने पर। प्रीतम यादव कौन है? तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, जिसके अंडर में वो गेस्ट हाउस आता है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके पीएस हैं प्रीतम यादव। प्रीतम यादव उसी जिले से हैं जहां से सिकंदर यादव है और सिकंदर यादव और प्रीतम यादव के बीच भी संबंध है, ना सिर्फ व्यक्तिगत संबंध है बल्कि राजनीतिक संबंध भी हैं। और सबसे पहले प्रीतम यादव से पूछताछ, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों या फिर बिहार के ईओयू के सूत्र हों, वो ये बतला रहे हैं कि बड़े बड़े राज खुलने अभी बाकी हैं। विजय सिन्हा ने भी कहा कि कई आर्थिक अनियमितता और बंदरबाट का खुलासा होगा अगर तेजस्वी यादव, प्रीतम और यादवेंदु ये जो संबंध है इसके विषय में अगर गहराई से छानबीन की जाए तो बड़े खुलासे होने बाकी हैं। और ऐसे में जितने नाम आए हैं सबको, चाहे वो छात्र हों, उस छात्र पकड़े गए, अभिभावक पकड़े गए, सॉल्वर गैंग के गिरोह पकड़े गए, सबको जेल भेजा गया। जिनके नाम सामने आए उनको बुला करके 9 लोगों को समन किया गया। ऐसे में अगर प्रीतम यादव का नाम सामने आया है तो बहुत जल्द आर्थिक अपराध इकाई क्वेश्चनर तैयार कर रही है और उनको बुला करके यहाँ पर पूछताछ होगी। और वो खुलासा जब होगा तो बिहार की जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, ये जो कुचक्र है, वो आप किस तरह से प्रीतम यादव के साथ पूछताछ करती है और क्या इसमें खुलासे होते हैं उस पर सबकी नजर होगी। लेकिन अब मैं अपने खास मेहमानों का रुख करना चाहूंगा। सबसे पहले सारिका पासवान जी आपके पास आना जरूरी है क्योंकि आरजेडी की तरफ अब उंगलियां उठा दी गई हैं। कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आप लोग तो सरकार पर हमलावर थे, लेकिन प्रीतम यादव का नाम सामने आया जो कि तेजस्वी यादव के पीएस है, पर्सनल सेक्रेटरी, और यहां तक कि जो जिक्र है लालू प्रसाद यादव का भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस दिन
प्रश्न पत्र का लीक आउट का बात हुआ था, उसी दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने इस बात से तो सीधे ही अपना पल्ला झाड़ लिया था और उन्होंने इनकार कर दिया था कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं है। बाद में विपक्षियों के दबाव के बाद और स्टूडेंट्स और परिजनों के दबाव के बाद ये मामला आया लाइमलाइट में और तब आनन फानन में जांच की सारी प्रक्रिया शुरू की गई। और देखिए, 2 आरोपी जिनकी संलिप्तता तस्वीरों के साथ हमने सामने रखी है। जी सारिका जी, ठीक है, लगता है सारिका जी से संपर्क हमारा निधि टूट गया। बिल्कुल। शाजिया जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने बड़ी बात ये कही कि पहले इस बात के लिए इनकार किया जाता रहा, शाजिया जी, चाहे शिक्षा मंत्री की ओर से या किसी भी मंत्री की ओर से, कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे खुलासे हुए, इवन हमारे खुलासे के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान ने अब कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। और पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि एनटीए की तरफ से इतने सीनियर जो अधिकारी हैं वहां से ऐसा कुछ घालमेल है। लेकिन जब सारे और इन्फॉर्मेशन आई है तो बाकायदा इसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी ने ली है। और मैं आप सब लोग को आश्वस्त करना चाहती हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जो भी आरोपी हैं इसमें, चाहे किसी भी लेवल के वो अधिकारी हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है, एक बहुत बड़ी गलती रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें आप जिस तरह से नाम आ रहे हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव का भी सामने आ रहा है, तो ये पूरा एक माफिया है। और मुझे लगता है कि जाहिर जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, लेकिन इसमें जो और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका भी पर्दाफाश होना जरूरी है, क्योंकि एक माफिया की तरह से है ये पेपर लीक माफिया जो काम करता है। बहुत बड़े बड़े तार हर जगह इनके जुड़े हुए हैं और ये कई राज्यों में ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता नहीं कि आसानी से इनको बख्शा जाना चाहिए। और कोई भी अपने को अगर सरकार कहती भी है कि वो दूध से धुली है, लेकिन तो उसको ये भी बेशक धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हो कि ये धांधली हुई है, इतने बड़े स्तर पर कैसे धांधली होती है? कैसे सॉल्वर गैंग इतना धांधली करने में, सिस्टम में पूरा फेल करने में कामयाब हो जाते हैं? तो ये तो शुरुआत से शुरू किया जाना चाहिए कि इस लेवल का जो धोखाधड़ी है या फिर चीटिंग है वो ना हो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो एजेंसी जिसको बनाया गया, जिसका काम ही ये था कि वो पारदर्शिता से काम करे और किसी भी तरह की घालमेल ना हो, खास तौर से पेपर्स के मामले में जो सील्ड होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2-3 जगह ही से ये प्रकाशित होते हैं, पब्लिश होते हैं और एक सील्ड उसमें दिए जाते हैं जो भी पेपर होते हैं। बहुत ही गोपनीय एक प्रक्रिया है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं इस गोपनीयता को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। उसमें कुछ बड़े लोग और अधिकारी जरूर इसमें शामिल हैं, क्योंकि उनकी जानकारी के बगैर ये संभव नहीं था। तो इसके तह तक जाना पड़ेगा, कम से कम आइंदा ही ऐसी बातें ना हो। और अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम, वक्त का नुकसान भी ना हो और उनके परिश्रम का भी। ठीक है, जवाब ले लेते। ऋतु चौधरी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। ऋतु चौधरी जी, कल राहुल गांधी काफी हमलावर नजर आए नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर इस पूरे मामले पर, चाहे यूजीसी नेट हो या फिर नीट पेपर लीक का पूरा मामला है। और उनकी तरफ से यह तक कह दिया गया कि जो ये एजुकेशन सिस्टम है वहां पर बीजेपी की तरफ से कब्जा हो गया। लेकिन आपने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान तो अब जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर इसके बावजूद इतना ज्यादा हमला और सरकार की मंशा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, पिछले 5 साल में करीबन 43 पेपर लीक के मामले आए, यानी कि हर साल जो है लगभग 9 जो है पेपर लीक हुए। करोड़ों छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। इस सरकार के 10 साल में करीबन 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए। और आज धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। वो करोड़ों बच्चों का जो भविष्य है, वो जो सपने उनके खराब हुए, वो जो टूटे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये पेपर लीक सरकार जो कि अपने ही जो गुर्गे जो बैठा के हर जगह रखे हुए हैं और उनसे जो है बाकायदा इस तरह का जो है सिस्टम पूरा जो है वो भाजपा ने और धर्मेंद्र प्रधान तो बोल रहे हैं ना कि कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, जिसने गड़बड़ी की होगी उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये वही धर्मेंद्र प्रधान है जिन्होंने पहले क्लीन चिट दे दी थी, जबकि अपराधियों ने अपना अपराध भी कबूल किया। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान क्लीन चिट देते हैं। किस आधार पर क्लीन चिट दी उन्होंने और किस आधार पर भाजपा हमेशा अपराधियों को बचाने का प्रयास करती है? अब तो नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी सामने आ गए। उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम इस पेपर लीक सरकार के सारे खुलासे कर दिए और इसका सच्चा
और काला सच जो है सामने लेकर आए, ठीक तो है। मजबूरी में उनको राहुल लेकिन गांधी इस मामले के तह तक जाना कॉन्फ्रेंस करके रितु और जी, नैतिक मुझे जिम्मेदारी लगता है लेनी पड़ी। इस मामले में सियासत आखिर क्यों हो रही है? इस मामले की तह तक जाना चाहिए और सोल्यूशन इस बात का ढूंढा जाना चाहिए कि इतना जो लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है उसको कैसे हल किया जाएगा। हमारे साथ शोभित, मैं आऊंगी रितु जी आपके पास। मैं अपनी बात पूरी कर लूं पहले, मुझे 2-4 सेकंड का समय दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी आप करिए, फिर शोभित जी के पास में जाऊं। ठीक है। देखिए नीट जो है, नीट में कितने साल का छात्र होता है? मैक्सिमम 17 साल का, 18 साल का, 19 साल का। उन छात्रों जो वो बच्चे हैं, आप कह रहे हैं कि इसको राजनीति का विषय मत बनाइए। ये सब जितना भी गैंग है, अंडर ग्रेजुएट के लिए परीक्षाएं होती है लेकिन बड़े स्तर पर होती हैं, ये समझने की जरूरत है। शोभित जी, आप क्लासेस चलाते हैं और जो छात्रों हैं, जो छात्र हैं उनको पढ़ाते हैं, किस लेवल पे आपको ये एहसास हुआ, किस लेवल पे आपको ये एहसास हुआ कि यहाँ पर गड़बड़ी है और ये पूरा नेक्सस फैला हुआ है धांधली का? तो एक्चुअली में स्टार्टिंग में तो एनटीए ने कुछ भी नहीं बोला, बस रिजल्ट जारी कर दिया 4 जून को, जिस दिन नेशनल इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे। फिर उसमें कुछ बच्चों के नंबर हमने देखे 718, 719 आए हुए हैं। तब हमें रियलाइज हुआ ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकली ये तो आ ही नहीं सकते नंबर। हमने क्वेश्चन रेज करने चालू करे तो और भी बातें आई। आप लोगों ने खुलासे किए कि भाई पटना में कुछ ऐसा हो रहा है, उसके एनटीए जागृत हुआ। उससे पहले तो कोई बच्चों को ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है कि जो बच्चा इतने साल तैयारी करता है वो क्या एग्जाम के साथ पेपर लीक की टेंशन भी लेगा क्या? हाँ, मतलब क्या उसे कोर्ट जाने की भी तैयारी करानी पड़ेगी कि भाई तुम्हें कोर्ट जाना पड़ सकता है? इसके बाद तो बहुत ही बुरी हालत हो रखी है इस समय सिस्टम। ठीक है, बहुत बुरी हालत है। ठीक है, हाँ शोभित जल्दी पूरा करिए। ठीक, ये तो एक एग्जाम है जिसमें पता चल गया। और जो दूसरा एग्जाम है, जो जेई मेन का एग्जाम है और जो बड़े बड़े एग्जाम एनटीए कराते हैं, उसमें आज तक क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। इतनी ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन करी हुई है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से प्रॉपर्ली रिव्यू किया जाना, कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत यही रहेगी। और उससे पहले ऑलरेडी एग्जाम चल रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे वो एग्जाम्स, बट जबरदस्ती एनटीए को लाके चीजों को कंफ्यूज कर दिया गया है। चलिए ठीक है, कंफ्यूज किया गया। हालांकि आपका देखिए कनेक्शन बहुत बार बार ब्रेक हो रहा है। आप शाजिया, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं कि अब रिफॉर्म की जरूरत है, वो हम करेंगे और जिम्मेदारी भी लेते हुए नजर है। लेकिन उन छात्रों का क्या, उन लाखों छात्रों का क्या जो अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ? ये बहुत ही अफसोस की बात है और मैं देख रही हूँ विजुअल्स को, बहुत ही तकलीफदेह है। उनके साथ वाकई में ज्यादती हुई है और बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन लगातार जो ये कहा जा रहा है, देखिए ना तो सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी लिए, लेकिन तुरंत कार्रवाई करने की भी बात हम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो बहुत ही मॉरल हाई हॉर्स पर बैठी हुई जो महिला प्रवक्ता कह रही थी कि भाजपा के टाइम पे हुआ है, कितने पेपर लीक्स हुए हैं आपको याद है? लालू प्रसाद यादव के वक्त में कितने पेपर लीक्स बाकायदा किस तरह से लैंड फॉर जॉब्स का मामले हुए। और राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार ने, जिसके बारे में सचिन पायलट ने खुद जगह जगह जाकर बताया है कि कितनी गड़बड़ी है। तो देखिए एक माफिया है हमारे देश में पेपर लीक का, उसे खत्म करना है। लेकिन दलगत राजनीति में पढ़कर क्या आपको लगता है वो अच्छा होगा? ठीक है, मुझे लगता है अगर हम लेकिन एक मूल सवाल शाजिया जी जो सामने आया वो प्रीतम यादव को लेकर सामने आया। क्या ये जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि इनकी सरकार के वक्त में क्या कुछ हुआ है? वो तो नहीं ले रहे हैं। पूछ लेते हैं सारिका जी, गलती हुई है। सारिका जी, इस बात की क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? इस बात को आप कैसे डिफेंड करेंगे कि तेजस्वी यादव के जो निजी सचिव हैं, उनके पीएस हैं, पर्सनल सेक्रेटरी है प्रीतम यादव, उन्हें कॉल किया गया कमरा बुक कराने के लिए, और किसकी तरफ से? किनपिंग की तरफ से, सिकंदर यादवेंदु की तरफ से। कैसे डिफेंड करेंगे आप? देखिए, डिफेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न है कि 2 कन्फेशन लेटर, जिसमें कि एक अमित आनंद और नीतीश कुमार, जिनके की तस्वीरें हमने दिखाई आपको कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी जी के साथ उनके काफी निकटतम संबंध है। और सीधे की साधे ये तस्वीरें जो है ना, वो आपको बयान के तौर पे है, गवाह के रूप में है कि कौन है जो ये तमाम नीट पेपर लीकआउट के पीछे है। और आज धर्मेंद्र प्रधान जी जो आज नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं, देखिए बिल्ली को कभी भी दूध की रखवाली नहीं दी जाती है। पहले तो इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर कमेटी का गठन होना चाहिए। तमाम चीजों की जांच करें, क्योंकि ये वो एनटीए के लोग हैं
जो नीट की परीक्षा शादी जी एक सेकंड पहले कंप्लीट करने दीजिए। किया और अनगिनत ऐसे परीक्षा नहीं सारिका जी, फिर से वो जवाब नहीं मिल पाया। सारिका जी जवाब नहीं मिल पाया जो आपसे पूछा गया था प्रीतम यादव को लेकर, जो तेजस्वी यादव के पीएस है, जो कि अब सवालों के घेरे में जिन पर आरोप लगा है। आपसे फिर से कोशिश करेंगे कि आप उस पर रहे और उस पर जवाब दें। लेकिन इस बीच आपको बता दें, नीट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने कैसे सरकार पर सवाल खड़े किए, उनका बयान अब आपको सुना देते हैं। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं। किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए सरकार पर, वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है वो सवालों के घेरे में है। अब आपको दिखाते हैं कि एनटीए पर आरोपों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब क्या दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूरी जानकारी के बाद सख्त कार्रवाई होगी, किसी के पद और वरिष्ठता से फर्क नहीं पड़ता है, सबूत मिलने पर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, लीक की जांच के लिए हाई लेवल पैनल बनाया जाएगा और एजेंसी में जवाबदेही तय की जाएगी। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है, एनटीए के ढांचे और कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी। और इस बीच रूपेश और ज्यादा जानकारी देना चाह रहे हैं। रूपेश, धर्मेंद्र प्रधान ने तो बड़ी बातें कही हैं और इस बीच जो ईओयू है, यूनिट है, वो भी लगातार बिहार में काम कर रही है, एक्टिव है। आज क्या हो सकता है, किस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन इस वक्त आगे बढ़ रही है? देखिए बिल्कुल, और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बतलाऊं कि जितने आरोपी इस वक्त बेउर जेल में बंद थे, 13 लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो सभी जेल में बंद थे। सबने जमानत के लिए याचिका लगाई थी। आज जमानत पर सुनवाई थी और जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबसे पहले गेस्ट हाउस की डायरी मांगी है। जिस गेस्ट हाउस का खुलासा टीवी9 भारतवर्ष ने किया था, जिस मंत्री जी का कनेक्शन, जहां से प्रीतम का कनेक्शन आया, तेजस्वी कनेक्शन आया, सिकंदर, तेजस्वी और प्रीतम, ये जो ट्रायो जो कनेक्शन है ये सामने आया, उसकी डायरी, गेस्ट हाउस की डायरी कोर्ट ने मांगी है। जमानत पर सुनवाई अब 25 तारीख को होगी। कोर्ट ने पुलिस को सीधे पूछा कि जमानत का पहले आप बताइए कि कोर्ट की डायरी कहाँ है, वो आपने यहाँ पर नहीं लगाई है। ईओयू की टीम वो डायरी लेकर नहीं गई थी, लिहाजा कोर्ट ने ना तो जमानत दी ना तो सुनवाई की। सिर्फ एक ही बात पूछा कि जो गेस्ट हाउस में खुला हुआ है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डायरी में कुछ नाम लिखे हुए थे, डायरी वो सरकारी गेस्ट हाउस का इस्तेमाल हुआ है, वो डायरी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। और इसी बात पर जमानत फिलहाल वहाँ पे टल गई है और सुनवाई टल गई है। 25 तारीख को सुनवाई होनी है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि कोर्ट के संज्ञान में भी है और कोर्ट भी गेस्ट हाउस की डायरी की मांग कर रही है। दूसरा जो आपका सवाल है कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच किस तरफ चल रही है, जो सरकार ने खुलासे किए हैं, सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री या फिर जो एनएच जो पथ निर्माण विभाग है उसके मंत्री हैं विजय सिन्हा, उन्होंने जो खुलासे, जो तथ्य सामने रखे हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है, या फिर सरकार के रूप में या मंत्री के रूप में वो अगर कह रहे हैं तो ये आरोप नहीं है, वो ये उनका सीधे सीधे तथ्यों के साथ। रुपेश आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि आपकी लगातार इन्वेस्टिगेशन और उसी के बाद ही सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर यह खुलासा हो रहा है। एक और आप ही का खुलासा जो हम बता रहे दर्शकों को, पेपर लीक मामले पर यह बड़ा खुलासा, कोर्ट ने गेस्ट हाउस की डायरी मांगी है जिसका जिक्र रुपेश की तरफ से भी किया जा रहा था। टीवी9 ने गेस्ट हाउस लिंक का खुलासा किया था, हमने आपको वो डायरी और उसमें क्या लिखा हुआ था वो सब कुछ हमने आपको दिखाया था। पेपर लीक में सुनवाई पर यह बहुत बड़ा अपडेट। और शोभित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित, देखिए अब तो ये बात कही जा रही, क्योंकि आपने इससे पहले जिक्र किया गड़बड़ी का, लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि एनटीए में सुधार होगा, जो छात्र है उनके साथ पूरा न्याय होगा। लेकिन आपको विश्वास है क्या जब सरकार की तरफ से ये सारी बातें कही जाती हैं? तो एक्चुअली में प्रॉब्लम सारी है कि जब बच्चे रोड पे आए तब ये बातें कही जा रही हैं।
ये बातें पहले खुद से, जब एनटीए को देखा कि पेपर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने खुद से प्रोएक्टिव स्टेप क्यों नहीं लिया? अच्छा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे। ठीक है, अब सरकार कुछ कह रही है तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो करेगी। सरकार के भी स्टेप्स में मैं ये नहीं बोलूंगा, सरकार को सब चीजों को मेजर करके लेना पड़ता है, तो उन्होंने कुछ स्टेप ले रहे हैं, ठीक है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि उल्टे काम हो रहा है। मतलब कि सरकार अपनी तरफ से नहीं कर रही है, सरकार अपनी तरफ से मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है, वो होता नहीं है, फिर दोबारा से जागृत हो जाती है। वो एक थोड़ा सा चैलेंज है। अगर वो ठीक हो जाए तो शायद हम भी होप करेंगे। बच्चे रोड पे अभी भी हैं, आपको लगता है मतलब अभी भी, क्योंकि सरकार से जवाब ऐसा नहीं मिल रहा ना कि मतलब बच्चे कंफ्यूज है अभी भी। बिल्कुल, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे आक्रोशित हैं, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शोभित जी, सारिका जी, लेकिन मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। मैं इस बात को लेकर कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि कल विजय सिन्हा ने बहुत संगीन आरोप लगा दिए, तेजस्वी यादव पर भी, उनके पीएस पर भी। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये सिस्टम के अंदर धांधली क्यों हुई, और इस लेवल पर धांधली कि पीएस को कॉल गया, जो सिकंदर है वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसका उससे ताल्लुक बताया जा रहा है? देखिए, विजय सिन्हा जी को तो ये भी बताना चाहिए कि विजय सिन्हा जी के माता पिता एक स्कूल में टीचर थे, लेकिन बहुत कम समय में इन्होंने अकूत संपत्ति बना ली है। विजय सिन्हा जी को तो ये भी बताना चाहिए कि इनके भाई जिस दुकान में काम करते थे, मेडिकल की दुकान, प्रीतम यादव पर जवाब दीजिए। सारिका जी, सवाल उस पर है। फार्मा के वो मालिक बन गए और उस छोटी सी दुकान से उन्होंने लगभग 5 बड़ी कंपनियां खड़ा कर दी। तो विजय सिन्हा जी को, लेकिन सवाल विजय सिन्हा पर नहीं था सारिका जी, सवाल प्रीतम यादव पर है। नहीं, प्रीतम और जो लोग जो सवाल उठा रहे हैं, सवाल तो उन पे भी बनता है। चलिए खैर सारिका जी, हमने लगातार कोशिश की, आपको पूरा मौका दिया, क्योंकि कल जो डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा, उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए। प्रीतम यादव का जिक्र, तेजस्वी यादव का जिक्र किया गया, लेकिन उस पर जो जवाब है, जो होना चाहिए था वैसा निकल कर नहीं आ रहा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, पेपर लीक में सुनवाई पर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ा अपडेट क्या है, आप देखिए, कोर्ट ने गेस्ट हाउस की डायरी मांगी है। ये बड़ा अपडेट आ रहा है पेपर लीक पूरे मामले पर, जो सुनवाई चल रही। कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई पर डायरी लेकर आए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।